हेलो गाइज, आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं टर्म्स, जो कि जो रोमांटिक पोइट्स हैं उन्होंने जो हमें टर्म दी थी वही हम कर रहे हैं। लेक्चर अब लंबा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं जो भी रोमांटिक पोइट थे सभी और उनके इम्पोर्टेंट वर्क, उनकी टर्म्स, उन्होंने जो मैगजीन दी थी वो, जो स्कूल्स से इनसे रिलेटेड थे, वो सब मैं एक ही लेक्चर में देने की आपको कोशिश करूँगी। ठीक है, तो क्योंकि मैं ये सब इसलिए लेके आई हूँ कि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपका जो भी 2023 में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर टर्म पूछी हुई थी। ठीक है, जो टर्म पूछी हुई थी उसके अंदर रोमांटिक एज की टर्म पूछी हुई थी, तो हमारे लिए वो क्वेश्चन करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रोमांटिसिज्म, इससे जो रिलेटेड राइटर थे विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, लॉर्ड बोयन, पीबी शेले और जॉन कीट्स। रोमांटिसिज्म एक साहित्यिक आंदोलन था जो भावनाओं, कल्पनाओं और प्रकृति पर जोर देता था। ठीक है, उसके बाद है सबलाइम एडवर्ड बर्क। हालांकि वे रोमांटिक काल के लेखक नहीं हैं, उनके विचार रोमांटिक लेखकों पर प्रभावशाली रहे। विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बोयन के ऊपर सबलाइम, जो एडवर्ड बर्क, विलियम वर्ड्सवर्थ और लॉर्ड बायरन। सबलाइम का प्रयोग उन अद्भुत और प्रेरणादायक अनुभवों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अत्यधिक भव्यता या शक्ति से प्रेरित होते हैं। यानी सबलाइम, कोई चीज़ बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड। सेंटिमेंटलिज्म, लोरा मार्टिन, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज इस सिद्धांत को मानने वाले थे। यह भावना और संवेदनाओं को प्राथमिकता देने वाली साहित्यिक शैली है जिसमें व्यक्तिगत अनुभव और भावनात्मक गहराई को महत्व दिया जाता है। नेचर पोइट्री के लिए आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और एस.टी. कोलरिज सभी फेमस हैं। नेचर पोइट्री से ही तो शुरुआत हुई थी रोमांटिसिज्म की। प्रकृति का काव्य यह वह शैली है जिसमें प्राकृतिक दृश्यों और मानवीय भावनाओं पर प्रभाव को व्यक्त किया जाता है। लिरिकल बैलेड्स, जिससे रोमांटिसिज्म की शुरुआत मानी जाती है इस वर्क से। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज दोनों ही फ्रेंड थे। यह संग्रह रोमांटिक कविता की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता है और इसका महत्व उस समय की कविता पर गहरा प्रभाव डालता है। उसके बाद है बायरनिक हीरो, बायरनिक नायक, लॉर्ड बायरन। बायरनिक हीरो किसको कहा जाता है? लॉर्ड बायरन को। आप नाम भी याद कर सकते हो, बायरनिक हीरो। बायरनिक नायक एक जटिल और विद्रोही चरित्र होता है। बायरनिक कैसा कैरेक्टर होता है? यानी कि विद्रोही चरित्र, जो सबसे विद्रोही होता है, जो सबको क्रिटिसाइज करता है, जो सामान्य सामाजिक मानदंडों से अलग होता है। यानी कि जो सामाजिक मानदंड होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं समाज के, वो उनसे अलग चलता है। गोथिक फिक्शन से संबंधित मैरी शेली, एनी रेडक्लिफ, हॉरेस वॉलपोल। गोथिक उपन्यास रहस्य में डरावने यानी भूतों की कहानियाँ, चुड़ैलों की कहानियाँ उससे रिलेटेड होते हैं। डरावने भयानक तत्वों का उपयोग करता है इसमें। पास्टोरल काव्य लेखक कौन से थे? विलियम वर्ड्सवर्थ और एलेन कनिंघम। पेस्टोरल काव्य ग्रामीण जीवन और प्रकृति के आदर्श चित्रण पर केंद्रित होता है। द रोमांटिक ही नायक, लॉर्ड बायरन, पीबी शेले, जॉन कीट्स। ठीक है, ये रोमांटिक हीरो माने जाते हैं। रोमांटिक नायक एक आदर्शवादी और स्वतंत्र चरित्र होता है जो व्यक्तिगत आत्म अन्वेषण और सामाजिक मानदंडों के खिलाफ होता है। वही सामाजिक मानदंडों के खिलाफ होता है, आदर्शवादी होता है और स्वतंत्र चरित्र होता है। इमेजरी, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेले। इमेजरी वह साहित्यिक तकनीक है जिसमें लेखक दृश्य, ध्वनि, अन्य संवेदी अनुभवों को अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। यानी कि लेखक कल्पना करता रहता है, सोचता रहता है, ठीक है, इमेजिन करता रहता है और उसी को फिर अपने वर्क के अंदर डाल देता है, तो उसको इमेजरी बोला गया है यहाँ पे। रोमांटिक आयरनी। अब रोमांटिक आयरनी क्या था? फ्रेडरिक शिलर, जॉन कीट्स इसके लेखक थे। इससे रिलेटेड यह साहित्यिक तकनीक है जो दर्शाती है कि जिसमें लेखक अपनी रचनाओं में एक प्रकार की आत्मभ्रष्टता और विडंबना का प्रयोग करते हैं जो रोमांटिक काल के लेखकों द्वारा अपनाया गया है। रोमांटिक आयरनी वही, यानी कि कोई भी मतलब एक ऐसी विडंबना, यानी कि किसी भी समाज की एक वैसी बुराई के ऊपर मतलब जो कवि है वो अपनी अंदर की जो मतलब उसके अंदर जो फीलिंग होती है उसको देख के जो उसको दुख होता है उसको निकालता है, तो उसको क्या बोलेंगे? रोमांटिक आयरनी।
ऑटोबायोग्राफिकल पोइम जैसे विलियम वर्ड्स और जॉन किट्स ने लिखी हैं। एक कविता की शैली है, प्रीलूड्स बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, और जॉन किट्स ने भी आत्म, जब वो उनकी क्या थी, जब उनको टीबी हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने भी जो पोइम लिखी थी उसमें ऑटोबायोग्राफिकल तत्व पाए गए थे। यह कविता की शैली है जिसमें लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को व्यक्त करता है। इसे रोमांटिक कॉल में विशेष रूप से अपनाया गया है। विजनरी पोइट्स, विलियम ब्लैक, पीबी शैली। यह शैली कवि की कल्पना शक्ति और आंतरिक दृष्टि पर आधारित होती है। इसमें उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण और मौलिक दृष्टिकोण को व्यक्त किया जाता है। विजनरी यानी विजन, अपने कोई चीज़ अपने दिमाग में लाना, सोचना, विजन करना, उसके ऊपर पोइम लिखना। सुपर नेचुरल, मैरी शैली, सैमुअल टेलर कोलरिज। यह शरत उन साहित्यिक तत्वों को दर्शाती है जो वास्तविकता से परे होते हैं, जैसे कि प्रेतमात्माएं, जादू, रोमांटिक काल के उपन्यास और कविताओं प्रकट होते हैं। ये तो दोनों मैरी शैली और सैमुअल टेलर कोलरिज के वर्क में आप देख सकते हैं। एक्जोटिसिज्म, लॉर्ड बॉर्न और पीबी शैली। यह शरत उन विदेशी स्थानों और संस्कृतियों की सराहना को दर्शाती है जो रोमांटिक काल के साहित्य में अपने अद्भुत और भव्य चित्रण के लिए शामिल किए जाते हैं। यानी कि इसके अंदर जो स्थान है और संस्कृतियां हैं उनकी प्रेज की जाती है। ठीक है, रोमांटिक कॉल के अंदर जो अपने अद्भुत और भव्य चित्रण के लिए, यानी कि जो शानदार होते हैं, जो सब्लिम होते हैं, ऐसी संस्कृतियों और विदेशी स्थानों की क्या की जाती है, इसके अंदर प्रेज की जाती है। इमेजिनेशन, कल्पना, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद है मेलंकोली। मेलंकोली के अंदर क्या आता है, एक भावनात्मक स्थिति होती है जो उदासी और गहराई को व्यक्त करती है। रोमांटिक कविताओं में इसे एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में शामिल किया गया है। जॉन किट्स और विलियम ब्लैक। भाई जॉन किट्स जब टीबी से क्या हो गए थे, उनको टीबी हो गई थी, तब उसके बाद उन्होंने जो वर्क लिखे वो मेलंकोली लिखे थे, क्योंकि वो दुखी थे और दुख में जब वो पोइम लिख रहे थे तो वह मेलंकोली से मतलब उनकी पोइम के अंदर मेलंकोली आ गई थी। पर्सनल ओड, पीबी शैली, जॉन किट्स। यह एक कविता की शैली है जिसमें लेखक अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और अनुभवों को प्रशंसा या व्यक्तित्व के संदर्भ में व्यक्त करता है। ठीक है, यानी कि एक जिसमें लेखक अपनी भावनाओं और अनुभवों को प्रशंसा या व्यक्तित्व के संदर्भ में, यानी कि अनुभवों को प्रशंसा के रूप में, अपनी प्रशंसा के रूप में, या व्यक्तिगत अपनी खुद की भावनाओं को दर्शाता है इसके अंदर। पर्सनल ओड एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल की तरह ही हो गया ये। एलिजिक पोइट्री, एलिजिक पोइट्री क्या होते हैं, विलियम वर्ड्स और जॉन किट्स की थी। यह एक काव्य शैली है जो शोक और दुख की भावनाओं को व्यक्त करती है। इसके अंदर शोक भी होता है और दुख भी होता है, विशेष रूप से प्रेमिका या मित्र की मृत्यु के ऊपर। उसको बोलते हैं एलगाइक काव्य, यानी कि एलगाइक पोइट्री। एलिजी से बना है भाई ये। एपिक पोइम, महाकाव्य कविता। महाकाव्य कविता एक लंबी और नाटकीय कविता होती है जो बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक या काल्पनिक घटनाओं को वर्णित करती है। ठीक है। रोमांटिक इमेजिनेशन, एस.टी. कोलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ। यह शर्त कविताओं और लेखकों की कल्पना शक्ति को दर्शाती है जो वास्तविकता से परे जाकर आंतरिक और भावनाओं और विचारों को व्यक्त करती है। आइडिलिक, आइडिलिक क्या होती है, विलियम वर्ड्सवर्थ और एलन कनिंघम। यह साहित्यिक शैली आदर्श और शांतिपूर्ण ग्रामीण जीवन को चित्रित करती है। आइडिलिक किसको दिखाती है, ग्रामीण जीवन को, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता और सरलता को प्रमुखता दी गई है। पास्टोरल एलेजी, यह शोकपूर्ण काव्य शैली ग्रामीण जीवन और प्राकृतिक संदर्भ में एक व्यक्तिगत हानि या दुख को व्यक्त करती है। रोमांटिक सोनेट, जॉन किट्स ने लिखी थी, पीबी शैली ने लिखी थी। यह शर्त रोमांटिक कवियों द्वारा लिखी गई सोनेट्स को दर्शाती है जिसमें व्यक्तिगत भावना और प्रेम की गहराई को व्यक्त किया गया है। डिस्क्रिप्टिव कविता, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स। यह कविता की शैली प्राकृतिक दृश्यों और जीवन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत और चित्रात्मक वर्णन करती है। फिलोसॉफिकल पोइम, दार्शनिक कविता, पीबी शैली, सैमुअल टेलर कोलरिज। यह कविताओं की एक शैली को दर्शाती है जिसमें गहरे दार्शनिक और विचारशील मुद्दों पर चर्चा की जाती है। गोथिक रोमांस, मैरी शैली, एनी रेडक्लिफ। यह एक उपन्यास की शैली है जिसमें ड्रावनी, रहस्यमय और अजीब तत्वों का मिश्रण होता है, अक्सर रोमांस और मेलोड्रामा के साथ। रोमांटिक लिरिक, यह शर्त व्यक्तिगत भावना और आत्मन्वेषण को करने वाली लघु कविताओं को दर्शाती है। रोमांटिक लिरिक,
नैरेटिव पोएम, यह कविता की शैली जिसमें एक कहानी या कथा को प्रस्तुत किया जाता है जिसमें पात्र और घटनाएं शामिल होती हैं। रोमांटिक नॉवल, जैन ऑस्टन मैरी शैली, यह उपन्यास की शैली है जिसमें रोमांस, व्यक्तिगत संघर्ष और भावनात्मक गहराई को प्रमुखता दी गई है। रोमांटिक हीरोइन, जैन ऑस्टन और एनी रेडक्लिफ, यह शर्त महिलाओं के नायिका पात्रों को दर्शाती है जो स्वतंत्र, साहस और व्यक्तिगत विकास की विशेषताएं रखती है। नियो गोथिक, एनी रेडक्लिफ, मैरी शैली, यह गोथिक उपन्यासों का एक पुनरावृत्ति है जिसमें नए गोथिक तत्व और शैली को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, यानी कि गोथिक जो तत्व हैं या शैली है उसको नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया नियो गोथिक में। रोमांटिक खोज यानी लॉर्ड बायरन और पीबी शैली, यह एक कथा शैली है जिसमें नायक को एक आध्यात्मिक या दार्शनिक खोज पर निकलता है जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक उद्दीपन शामिल होते हैं। अभी रोमांटिक क्वेस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक नायक आध्यात्मिक और दार्शनिक खोज के लिए निकलता है जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक उद्दीपन शामिल होते हैं। द सबलाइम ऑब्जेक्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स, यह उन वस्तुओं और दृश्यों को दर्शाता है जो अत्यधिक सुंदरता और शक्ति से प्रेरित होते हैं और दर्शक पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नेचर पोएम, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स, नेचर के लिए सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है भाई, जॉन कीट्स भी है। यह कविता की शैली है जो प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करती है और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रमुखता देती है। द रोमांटिक पैराडॉक्स, रोमांटिक विरोधाभास, पीबी शैली, जॉन कीट्स, यह उन विचारों और भावनाओं के विरोधाभास को दर्शाती है जो रोमांटिक लेखकों की रचनाओं में प्रकट होते हैं, जैसे आदर्शवाद और व्यवहारिकता का मिश्रण। एंटी रोमांटिक्स, विलियम ब्लैक और विलियम हैजलिट, यह रोमांटिक विचारधारा के विपरीत विचारों और शैलियों को दर्शाती है जो परंपरागत रोमांटिक आदर्शों को चुनौती देते हैं, यानी भाई जो रोमांटिक काल में ही है लेकिन रोमांटिक से अलग है, विचारों से अलग जो राइटर है वो है विलियम ब्लैक और विलियम हैजलिट। सेंसिबिलिटी उपन्यास, लोरा मार्टिन और सारा सिद्धांत, यह उपन्यास की शैली है जो उच्च संवेदनशीलता और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रमुखता देती है और रोमांटिक काल के उपन्यासों में प्रमुख है। रोमांटिक पेस्ट्रोल, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स, ग्रामीण जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती है ये शैली। सिंबोलिस्ट पोएम, विलियम ब्लैक और जॉन कीट्स, यह कविता की शैली है जिसमें प्रतीकों और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि गहरे भावनात्मक और दार्शनिक विचारों को व्यक्त किया जा सके। ठीक है। एस्थेटिक एक्सपीरियंस, पीबी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, यह शर्त कला और सौंदर्य के अनुभव को दर्शाती है जिसमें व्यक्तिगत संवेदनाओं और विचारों की गहराई को महत्व दिया जाता है। रोमांटिक विजन, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, यह शर्त उन दृष्टिकोणों को दर्शाती है जो रोमांटिक काल के लेखक और कवि अपने रचनात्मक काम में पेश करते हैं जिसमें व्यक्तिगत और आदर्शवादी और कल्पनाशील दृष्टिकोण शामिल होते हैं। ठीक है। रोमांटिक विजन के अंदर कौन, जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन। व्यक्तिगत, आदर्शवादी और कल्पनाशील जो दृष्टिकोण है वो रोमांटिक विजन कहलाता है। द विजनरी आपको रोमांटिक पैराडॉक्स भी कर लिया, एंटी रोमांटिक भी। और रोमांटिक लैंडस्केप क्या होता है, ये यानी कि वे दृश्य जो रोमांटिक काल के कवियों और लेखकों के काल में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। एंथुसियास्टिक, सबलिम, उत्साहित, सबलाइम, अधिक सुंदरता और प्रशक्ति से प्रेरित है। रोमांटिक एपिटॉफ, यह शोकपूर्ण कविता या लेख को दर्शाती है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर श्रद्धांजलि के रूप में लिखा जाता है। एपिटाफ भी जो ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी जो मृतक है उसकी जो कब्र है उसके ऊपर जो पत्थर होता है उसके ऊपर जो वर्ड लिखे होते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग, नाटकीय एकालाप, यह शर्त ऐसे काव्य रूप को दर्शाती है जिसमें एक पात्र एकल रूप में अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करता है, यानी कि खुद की अकेले में अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करता है, उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला गया है, अपने आप से बातें करना। रोमांटिक आइडल में विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स आएंगे। यह दिखाते हैं कि लेखकों के कवियों के अपने काम में प्रस्तुत जैसे व्यक्तिगत दृष्टिकोण और भावनात्मक गहराई ध्यान रखनी है आपको रोमांटिक आइडल में। अब हम करते हैं रोमांटिक युग के सभी साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। द मॉर्निंग क्रॉनिकल एक प्रमुख समाचार पत्र था जिसने समाज और राजनीति पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं।
समाज और राजनीति के ऊपर, जब राजनीति के ऊपर बात आएगी तो सरकार को तो उसके अंदर घसीटा ही जाएगा। तो इसमें प्रकाशित लेखों और विचारों ने कई बार विवाद पैदा किए, क्योंकि यह तत्कालीन सरकार की आलोचना करने से नहीं कतराता था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है आपको के लिए ये समाचार पत्र। और इसमें विलियम हेजलेट, चार्ल्स लैम्ब जैसे लेखकों ने इसमें योगदान दिया है। उसके बाद है द एडिनबर्ग रिव्यू। 1802 में स्थापित यह पत्रिका आलोचनात्मक निबंधों और समीक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थी। इस पत्रिका में वर्ड्सवर्थ और अन्य रोमांटिक कवियों की रचनाओं की कठोर आलोचना की गई है, जिससे विवाद उत्पन्न हुए हैं। फ्रांसीसी जेफरी, थॉमस कार्लाइल और जेम्स मिल। तो एडिनबर्ग रिव्यू के ये सारे पोइट थे वही साथ में, ठीक है। और ये आलोचनात्मक निबंध और समीक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थी ये वर्क है। और इसमें जो एडिनबर्ग रिव्यू है, इसके अंदर वर्ड्सवर्थ और रोमांटिक कवियों की कठोर आलोचना की गई थी एडिनबर्ग रिव्यू इस वर्क में, एडिनबर्ग रिव्यू मैगजीन में। उसके बाद है ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन। यह पत्रिका 1807 में शुरू हुई थी। इसमें साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ राजनीतिक विचार भी प्रकाशित होते हैं। इस पत्रिका ने कभी कभी कट्टरपंथी और उत्तेजक लेख प्रकाशित किए, जिससे विवाद उत्पन्न हुए हैं। लेखक हैं जॉन विल्सन और जेम्स होग। यानी कि ये साहित्यिक रचनाओं के साथ राजनीतिक विचार भी इसके अंदर प्रकाशित होते थे। और कट्टरपंथी और उत्तेजक जो लेखक थे जिससे उनके मतलब लेख प्रकाशित होते थे इसके अंदर, कट्टरपंथी और मतलब क्रिटिसिज्म वाले वर्क इसके अंदर प्रकाशित होते थे, जिससे इसमें विवाद उत्पन्न होता था। उसके बाद है क्वार्टरली रिव्यू। 1809 में स्थापित यह पत्रिका टोरी पार्टी के विचारों को प्रस्तुत करती थी। इसने कई रोमांटिक कवियों की रचनाओं की निंदा की और उनके विचारों का विरोध किया, जैसे रॉबर्ट साउदी और सर वाल्टर स्कॉट। उसके बाद है रोमांटिक युग के सभी साहित्यिक स्कूलों के बारे में देखते हैं हम, जैसे लेक स्कूल। यह स्कूल इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में स्थित कवियों के समूह के लिए जाना जाता है। यानी कि जो कवि इस लेक डिस्ट्रिक्ट के में रहते थे, लेक के आसपास की जो जगह थी वहाँ पर रहते थे, उस समूह को क्या बोला गया? लेक स्कूल। इसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज और रॉबर्ट साउदी थे। इनकी विशेषताएं क्या थी? ये प्राकृतिक सुंदरता, व्यक्तिगत भावनाएं और साधारण जीवन के चित्रण पर जोर। उसके बाद आता है कोकनी स्कूल। यह स्कूल लंदन के मध्यम वर्गीय कवियों के समूह के लिए जाना जाता है। भाई ये एक टर्म थी, यानी कि जैसे किसी को चिढ़ाने के लिए कुछ बोल देते हैं ना, किसी का नाम हम निकाल लेते हैं और उस नाम के साथ हम उनको बोलते हैं, जिससे कि उनको चिढ़ होती है, ठीक है। तो ऐसा ही एक कोकनी स्कूल था। तो कोकनी स्कूल में जो ये राइटर थे, इनको कोकनी स्कूल के राइटर बोला जाता था। तो ये टर्म इनको चिढ़ाने के लिए, यानी कि उनको क्रिटिसिज्म करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए ये टर्म इनको दी गई थी। ये स्कूल लंदन के जो मध्यम वर्गीय कवि थे उनके लिए मतलब उस समूह को कोकनी स्कूल के नाम से जाना जाता था। लेखक इसके अंदर थे जॉन केट्स, ले हंट, विलियम हेजलिथ। उसके बाद है सैटनिक स्कूल। यह स्कूल उन कवियों के समूह के लिए जाना जाता था जो अपने विद्रोही और अप्राकृतिक विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। इसमें प्रमुख लेखक लॉर्ड बायरन, पीवी शैली। विद्रोह व्यक्ति और विशेषताएं क्या थी सैटनिक स्कूल की? यानी कि कौन से जो विद्रोही मतलब जो क्या थे, विद्रोही कवि थे और जिनके विचार प्राकृतिक नहीं थे, ठीक है, उनके लिए सैटनिक स्कूल को जाना जाता है। लॉर्ड बायरन और पीवी शैली। विद्रोह, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियमों का विरोध था इसके अंदर। उसके बाद है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। यह धार्मिक और साहित्यिक आंदोलन था जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था। प्रमुख लेखक जॉन हेनरी न्यूमैन, एडवर्ड पूसी। और विशेषताएं थी कैथोलिक धर्म की ओर इनका झुकाव था, धार्मिक भावना और परंपराओं पर जोर था, ठीक है। रोमांटिक युग की साहित्यिक पत्रिकाएं और स्कूल साहित्यिक दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ साथ विभिन्न विवादों का कारण भी बने। इन पत्रिकाओं और स्कूलों के माध्यम से लेखकों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया और साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब जो रोमांटिक युग में जो ये पत्रिकाएं थी, इनके ऊपर जो विवाद हुए, जो लेखकों के ऊपर विवाद हुए, वो देखते हैं। एडिनबर्ग रिव्यू 1802 में स्थापित यह पत्रिका आलोचनात्मक निबंध और
और समीक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थी। विवाद इस पत्रिका ने विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज और अन्य रोमांटिक कवियों की रचनाओं की कठोर आलोचना की थी, जिससे कई विवाद उत्पन्न हुए। इसके संपादकों ने कई बार कवियों के कार्यों का उपहास उड़ाया और उनके विचारों का विरोध किया। प्रमुख लेखक फ्रांसीसी जेफरी थॉमस कार्लाइल और जेम्स मिल थे। उसके बाद है ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन। 1817 में शुरू हुई इस पत्रिका में साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ राजनीतिक विचार भी प्रकाशित होते थे। पत्रिका ने कई बार कट्टरपंथी और उत्तेजक लेख प्रकाशित किए हैं, जिससे विवाद उत्पन्न हुए हैं। जॉन विल्सन, जिसे क्रिस्टोफर नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है, और जेम्स होग ने अक्सर अपने लेखों में विवादास्पद विषयों को उठाया और लेखकों की आलोचना की। जॉन विल्सन और जेम्स होग प्रमुख लेखक थे इसमें। उसके बाद है क्वार्टरली रिव्यू। 1809 में स्थापित यह पत्रिका टोरी पार्टी के विचारों को प्रस्तुत करती थी। इसने कई रोमांटिक कवियों की रचनाओं की निंदा की और उनके विचारों का विरोध किया। पत्रिका के आलोचकों ने रोमांटिक कवियों की विचारधारा और शैली पर सवाल उठाए, जिससे साहित्यिक विवाद उत्पन्न हुआ। रॉबर्ट साउदी, सर वॉल्टर स्कॉट। उसके बाद है द एग्जामिनर। यह पत्रिका 1808 में ली हंट द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसमें राजनीतिक, साहित्य और समाज के मुद्दों पर विचार प्रस्तुत किए गए थे। ली हंट के आलोचनात्मक और अक्सर विवादास्पद विचारों ने कई बार सरकारी अधिकारियों और अन्य साहित्यकारों के साथ टकराव उत्पन्न किए। प्रमुख लेखक ली हंट और जॉन कीट्स। प्रमुख विवादास्पद लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ। उनकी कविताओं की आलोचना द एडिनबर्ग रिव्यू और क्वार्टरली रिव्यू में की गई। सैमुअल टेलर कोलरिज, उनकी रचनाओं को द एडिनबर्ग में कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा। अब जॉन कीट्स ब्लैकवुड एडिनबर्ग मैगजीन और द क्वार्टरली रिव्यू में उनकी कविताओं की आलोचना की, जिससे वे निराश हो गए और उनके ऊपर, इन मैगजीन के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा कि इन्हीं की वजह से शायद जॉन कीट्स ने सुसाइड की हो, लेकिन उनकी सुसाइड से नहीं, उनकी तो टीबी से मौत हुई थी। एक राइटर ने ऐसा भी बोला था। उसके बाद है लॉर्ड बायरन। उनकी विरोधी शैली और जीवन शैली ने उन्हें पत्रिकाओं का केंद्र बिंदु बना दिया। यानी कि लॉर्ड बायरन की जो उनकी बायरनी जो शैली थी, उन्होंने विद्रोही शैली और जीवन शैली ने कई पत्रिकाओं को उनको केंद्र बिंदु बना दिया। यानी कई पत्रिकाओं ने उनके बारे में लिखा। पीबी शैली, उनकी विचारधारा और लेखक ने एडिनबर्ग रिव्यू और अन्य पत्रिकाओं में विवाद पैदा किए। यानी पीबी शैली ने ही बोला था कि जॉन कीट्स के बारे में एडिनबर्ग जो रिव्यू पत्रिका है उसी ने छापा, इसकी वजह से उनकी डेथ हुई। लेकिन उनकी डेथ तो टीवी से हुई थी, ठीक है, इनको पता नहीं था इस बारे में, लेकिन इन्होंने इस मैगजीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था। और जितने भी माइनर पॉइंट हैं, जो मेन पॉइंट हैं रोमांटिक एज के, हम सब का डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। इसके साथ साथ उसकी टर्म्स भी हम डिस्कस करेंगे, और क्योंकि टर्म्स से हमेशा ही क्वेश्चन आता है, और अब की बार भी आया हुआ था आपके का 2023 वाले HPSC PGT में। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर में हम बिल्कुल जो मेन इम्पोर्टेंट वर्क है वही लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने सारे वर्क याद करना फिर डिफ़िकल्ट हो जाना है आपके लिए। और इसके साथ साथ रोमांटिक एज से क्वेश्चन आपके UGC नेट में भी बनते हैं, तो वो UGC नेट वाला जो एग्ज़ाम है वो भी 21 शायद को होने वाला है आपका, तो उसके लिए भी आप ये लेक्चर देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को इंग्लैंड के कम्बरलैंड में हुआ था। वे प्रकृति के प्रति अपने गहरे प्रेम और भावना के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका साहित्यिक कैरियर 1793 में शुरू हुआ और 1805 में प्रीलूड ने उन्हें सबसे प्रमुख रोमांटिक कवियों में से एक बना दिया, ठीक है। अब इनके इस लेक्चर में मैंने आपको जैसे कि बताया है कि मैंने कंप्लीट वर्क नहीं लिए हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट वर्क लिए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब वर्क हो जाते हैं तो आप उसको अच्छे से लर्न नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है वो ही मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो लिरिकल ब्रेड आया था 1798 में, टिंटन एबे 1798 में, प्रीलूड उनकी मृत्यु के बाद 1850 में, ओट इमिटेशन ऑफ इमोर्टेलिटी आया था 1807 में।
अगर किसी पोइट के बारे में आप चाहते हैं कि उसकी मैं कंप्लीट बायोग्राफी लेके आऊँ, ये लेक्चर सिर्फ रिवीजन के लिए है, क्योंकि आपने रोमांटिक एज के एक एक राइटर को बहुत बार पढ़ लिया होगा। ये सिर्फ रिवीजन के लिए है, ताकि इंपॉर्टेंट वर्क एक बार मैं आपको रिवीजन करवा सकूँ एग्जाम के लिए। तो अगर आप कहेंगे कि कंप्लीट बायोग्राफी किसी पोइट की आपको करनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। एस.टी. कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज का जन्म 21 अक्टूबर 1772 को डेवोन, इंग्लैंड में हुआ था। वे वर्ड्सवर्थ के साथ लिरिकल बैलेट्स के सह लेखक थे, यानी कि लिरिकल बैलेट्स को भी उन्होंने साथ में बैलेट्स को साथ में लिखा था। अपनी कल्पनाशील काव्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं एस.टी. कोलरिज। ठीक है। द रिम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इनका 1798 में आया था। ठीक है। और कुबला खान 1816 में, और बायोग्राफिया लाइटेरिया 1817 में। देखो ये 3-4 वर्क हैं जो सबके मेन वर्क है, वो याद करने आपके लिए इजी हैं। ठीक है। 16 में, 17 में, कुबला खान 16 में, बायोग्राफी लाइटेरिया 17 में, और रिम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर 1798 में। जब इनका रिम ऑफ एंशिएंट मैरिनर आया था, तब देखो यहाँ पर लिरिकल बैलेट्स और टिंटन अबे, आप तीनों का वर्क को याद कर सकते हैं, उनका वर्क 1798 में। ठीक है। लिरिकल बैलेट्स, टिंटन अबे और द रिम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, तब सभी कब आए थे? 1798 में। उसके बाद है लॉर्ड बायरन, जॉर्ज गॉर्डन बायरन भी इसका नाम है। का जन्म 22 जनवरी 1788 को लंदन में, इंग्लैंड में हुआ था। वे अपने विवादास्पद जीवन और सजीव और व्यक्ति पर कविता के लिए जाने जाते हैं, जैसे चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिम्स 1812 से 1818 के बीच में। डॉन जुआन आया था 1819 और 1824 में। सी वॉक्स इन ब्यूटी 1814 में। पीबी शैले का जन्म 4 अगस्त 1772 को इंग्लैंड में सेसेक्स में हुआ था। वे अपने विद्रोही विचारों और उत्कृष्ट कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। ओजीमेंडियास 1818 में, और ओड टू द वेस्ट विंड 1819 में। प्रोमेथियस अनबाउंड 1820 में, और एडोनिस 1821 में। जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 को इंग्लैंड में हुआ था। वे अपनी संक्षिप्त लेकिन समृद्ध साहित्यिक कैरियर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको जो टाइम स्पेन था वो बहुत कम था, तो उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छा मतलब लिटरेचर लिखा है, जैसे ओ टू नाइटिंगेल 1819 और ऑन ए ग्रेशियन अर्न 1819, टू ओटमन 1820, एंडीमियन 1818। विलियम ब्लैक का जन्म 28 नवंबर 1757 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। वे एक कवि, चित्रकार और प्रिंट मेकर थे। अपने मिस्टिकल और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1779 में, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल 1790 और 1793 में, जेरूशलेम 1804 और 1820 में। रॉबर्ट साउदे का जन्म 12 अगस्त 1774 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था। वे पोएट लॉरेट का खिताब प्राप्त करने वाले रोमांटिक युग के प्रमुख कवि थे। ठीक है। उसके बाद तलाबा द डिस्ट्रॉयर 1801 में, द कर्स ऑफ कहामा 1810 में, रोड्रिक द लास्ट ऑफ द गोस्ट 1814 में। थॉमस मोर का जन्म 28 मई 1779 को आयरलैंड के डबलिन में हुआ था। वे अपनी संगीतात्मक कविताओं और गीतों के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि उनके जो वर्क था उसके अंदर क्या था? म्यूजिक था उनके वर्क के अंदर। तो आयरस मेलोडीज, लाला रुख, और उसके बाद है द फ्यूज फैमिली इन पेरिस। तो भाई देखो ये जो इम्पोर्टेंट वर्क दिए हुए हैं सभी राइटर के, तो आप इनको मतलब एक एक दो भी वर्क इनका याद करेंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा। और उनके इसके साथ साथ मैंने उनका टाइम्स क्या नाम है पीरियड भी दिया हुआ जब वो पब्लिश हुए थे, तो क्रोनोलॉजी भी आप साथ साथ लर्न कर सकते हैं उसके। उसके बाद है जेम्स हॉग का जन्म 1770 में एट्रिक, स्कॉटलैंड में हुआ था। वे एक किसान परिवार से थे और अपनी लोक कथाओं और ब्लाड्स के लिए प्रसिद्ध हुए। मुख्य कृतियाँ द क्वीन वेक, द प्राइवेट मेमोर एंड कन्फेशन ऑफ जस्टिफाइड सिनर 1824, द माउंटेन बार्ड 1807। फेलिसिया हेमंस का जन्म 25 सितंबर 1793 को लिवरपूल, इंग्लैंड में हुआ था। वे अपनी संवेदनशील और गहन भावना वाली कविताओं के लिए जानी जाती हैं।
ठीक है, यानी कि अपनी फीलिंग्स वाली पोइट्री के लिए जानी जाती हैं फेलिसिया हेमंस। भाई देखो, नए राइटर को मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि आजकल आपके जो आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ मेन ही राइटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। डीप क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और जो माइनर जो राइटर हैं उनके बारे में भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फॉरेस्ट सेंचुरी, रिकॉर्ड्स ऑफ वुमेन, सॉन्ग्स ऑफ द अफेक्शंस। जॉन क्लेयर का जन्म 13 जुलाई 1793 को नॉर्थम्प्टनशायर इंग्लैंड में हुआ था। वे अपने ग्रामीण जीवन और प्राकृतिक दृश्यों के, यानी ग्रामीण जीवन के बारे में जॉन क्लेयर ने ग्रामीण जीवन के बारे में लिखा है। जैसे पोइम डिस्क्रिप्टिव ऑफ रूरल लाइफ। देखो, जब कोई मतलब किसी चीज़ के लिए फेमस होता है ना राइटर, जैसे वो फीलिंग्स के लिए फेमस थी जो फेलिशिया थी, और अब ये जैसे गांव के जीवन को लिखने के लिए फेमस हैं, तो फिर इनके वर्क के अंदर भी वही चीज़ें आ जाती हैं सेम। जैसे कि अब इनके वर्क के अंदर आया हुआ है लाइफ, रूरल लाइफ एंड सीनरी, क्योंकि रूरल लाइफ को ज़्यादा लिखते थे। द शेपर्ड कैलेंडर, देखो शेपर्ड कैलेंडर भी किससे, गाँव से रिलेटेड है। रूरल म्यूज़, अब देखो इनका वर्क याद करने आपके लिए कितने आसान है जॉन क्लेयर के। तो इनके किससे रिलेटेड है, इनके वर्क गांव से रिलेटेड यानी रूरल एरिया से रिलेटेड है। और सेपर्ड भी तो रूरल के अंदर जो रूरल लाइफ होती है उसके अंदर ही आते हैं। उसके बाद है ली हंट का जन्म 19 अक्टूबर 1784 को साउथ गेट इंग्लैंड में हुआ था। वे कवि, निबंधकार और आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। स्टोरी ऑफ रिमिनी, फोलेज, हीरो एंड लिएंडर, ठीक है। उसके बाद है वॉल्टर सेवेज लैंडर का जन्म 30 जनवरी 1775 को वारविक इंग्लैंड में हुआ था। वे अपने क्लासिकल शैलियों और तीव्र अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि क्लासिकल जो वर्क हैं उससे रिलेटेड है ये। इमेजिनरी कन्वर्सेशन, गेबिर काउंट जूलियन। थॉमस कैंपबेल का जन्म 27 जुलाई 1773 को ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। वे अपनी देशभक्ति और संवेदनशील कविताओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। प्लेजर ऑफ जर्ट्यूड ऑफ वोमिंग एंड थियोड्रिक। उसके बाद है लेटिशिया एलिजाबेथ लंदन। लेटिशिया एलिजाबेथ लैडन का जन्म 14 अगस्त 1802 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था। वे अपने रोमांटिक और भावात्मक कविताओं के लिए जानी जाती हैं। द इम्प्रोवेस सेट्राइस, द टर्बलडोर और द वेनिशियन ब्रेसलेट, ठीक है भाई। एक बार आप रिवीजन कर लेना इसका, और अच्छा होगा कि आप एक बार जो भी 2-2, 3-3 वर्क दिए हुए हैं एक बार आप उनको अच्छे से लर्न करने की भी कोशिश करें, क्योंकि इनकी क्रोनोलॉजी का लर्न करना भी आसान है बिल्कुल ही, क्योंकि वो सीक्वेंस में दी हुई है। उसके बाद है एना लेटिसिया बारबोल्ड। एना लेटिसिया बारबोल्ड का जन्म 20 जून 1743 को इंग्लैंड के लेस्टरशायर में हुआ था। वे कवित्री, निबंधकार और साहित्यिक आलोचक थी। उनका जो वर्क थे पोइम 1811, 1812 और हिम इन प्रोज फॉर चिल्ड्रन। चार्लोट टर्नर स्मिथ का जन्म 4 मई 1749 को इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। वे उपन्यासकार और कवित्री थी जो अपने सोनेट्स और गद्य के लिए जानी जाती थी। उसके बाद हैं एलिजियाक सोनेट्स, द एमिग्रेंट्स और बेची हैट, ठीक है, ये उनके वर्क हैं। उसके बाद हैं जॉर्ज डार्ली का जन्म 1895 में डबलिन आयरलैंड में हुआ था। वे कवि, नाटककार और आलोचक थे। उनकी जो वर्क हैं वो हैं नेफ्थे, सिल्विया और द मई कवीन, थॉमस ए बैकेट, ए ड्रामेटिक क्रॉनिकल इन 5 एक्ट्स। उसके बाद है एवेंजर एलियट का जन्म 17 मार्च 1781 को यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था। वे एक कवि और लोहा व्यापार के व्यवसायी थे जो अपने समाज सुधार और औद्योगिक क्रांति के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है भाई। तो कॉरन लॉ, रिम, द विलेज, पैट्रियाक और द रेंटर, ये इनके वर्क थे। थॉमस लोवल बेडोज। आपको सारे के सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना लगे कि हाँ ये राइटर इंपॉर्टेंट है आप उसको करें, और जो लगे कि आप
के लिए इम्पोर्टेंट आप नहीं समझ रहे हैं तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, पर मेरे को एक बार सारे के सारे राइटर का जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनको लेके आना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि रोमांटिक एज के बारे में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में, और पूछे भी गए हैं HPSC PGT 2023 में। थॉमस लॉवेल बेडोज का जन्म 30 जून 1803 को इंग्लैंड के लिफ्टन में हुआ था। वे कवि और नाटककार थे जो अपनी गहरी और दार्शनिक कविताओं के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद है इनका वर्क है द बर्ड्स ट्रेजेडी, डेथ, जेस्ट बुक, और जॉन विल्सन यानी क्रिस्टोफर नॉर्थ, जॉन विल्सन जिन्हें क्रिस्टोफर नॉर्थ के नाम से जाना जाता है, का जन्म 18 मई 1885 को पेस्ले स्कॉटलैंड में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार और आलोचक थे। द एंजल ऑफ द पाम, द सिटी ऑफ द प्लेग, लाइट्स एंड शैडो ऑफ स्कॉटिश लाइफ। मैरी रॉबिन्सन का जन्म 27 नवंबर 1757 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। वे कवित्री, उपन्यासों और अभिनेत्री थी। पोइम्स, लिरिकल टेल्स, द विंडो, ये उनके वर्क थे मैरी रॉबिन्सन के। जेम्स मोंटगोमरी का जन्म 4 नवंबर 1771 को आयरशायर स्कॉटलैंड में हुआ था। वे कवि और पत्रकार थे जो अपनी धार्मिक और संवेदनशील कविताओं के लिए जाने जाते हैं। इनके जो वर्क हैं द वाटर ऑफ द स्विट्जरलैंड, द वेस्ट इंडीज और ग्रीनलैंड। उसके बाद है वॉल्टर स्कॉट का जन्म 15 अगस्त 1771 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुआ था। वे एक उपन्यासकार, कवि और साहित्यिक आलोचक थे जो ऐतिहासिक यानी कि जो भी हिस्टोरिकल जो वर्क लिखते थे वो थे वॉल्टर स्कॉट। उनके जो मेन वर्क हैं, इम्पोर्टेंट वर्क हैं द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रियल 1805, मार्मियन 1808 और द लेडी ऑफ द लेक 1810। थॉमस ग्रे का जन्म 26 दिसंबर 1716 को लंदन और इंग्लैंड में हुआ था। वे एक कवि और प्रोफेसर थे जो अपनी गहन और उदासीन कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड 1751, ओड ऑन द डेथ ऑफ ए फेवरेट कैट 1747 और द प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री 1754। विलियम लिस्ले बोल्स का जन्म 24 सितंबर 1762 को किंग्सटन इंग्लैंड में हुआ था। वे एक कवि आलोचक थे जो अपनी प्रकृति आधारित कविताओं के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ये भी प्राकृतिक जो नेचर पोइट थे। 14 सोनेट्स, द स्पिरिट्स ऑफ डिस्कवरी और द मिशनरी। हेनरी क्रेग वाइट का जन्म 21 मार्च 1785 को नॉटिंघम इंग्लैंड में हुआ था। वे एक युवा कवि थे जिनकी कविताएं उनकी प्रारंभिक मृत्यु के बाद प्रसिद्ध हुई। उनके वर्क हैं क्लिफ्टन ग्रो और द रिमेन्स ऑफ हेनरी क्रेग वाइट, जो कि उनके मरने के बाद लिखी गई 1807 में। रॉबर्ट बर्न का जन्म 25 जनवरी 1759 को एलोवे स्कॉटलैंड में हुआ था। वे स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं और अपने लोकगीतों और कविता के लिए प्रसिद्ध हैं। ओल्ड लैंग साइन, टैम ओ सेंटर, ए रेड रोज। जॉन डायर का जन्म 1699 में कैमरथेनशायर वेल्स में हुआ था। वे एक कवि चित्रकार थे जो अपने ग्रामीण और प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। ग्रोनर हिल, द रून्स ऑफ द रोम और द फ्लिस, इनके वर्क हैं। जॉर्ज क्रेबल का जन्म 24 दिसंबर 1754 को एल्डब्रो इंग्लैंड में हुआ था। वे अपने यथार्थवादी और ग्रामीण जीवन के लिए प्रसिद्ध है। द विलेज, पेरिस रजिस्टर और द बोरो, इनके वर्क हैं जॉर्ज क्रेबल के। मैथ्यू आर्नोल्ड आप पहले ही जानते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म 24 दिसंबर 1822 को लालेहम इंग्लैंड में हुआ था। वे कवि और सांस्कृतिक आलोचक थे। डॉरबिस, द स्कॉलर जिप्सी, कल्चर एंड एनार्की, इन तीनों ही वर्क इनके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले स्कॉलर जिप्सी आया 1853 में, उसके बाद डॉरबिच आया, ठीक है, उसके बाद कल्चर एंड एनार्की आया। उसके बाद है जेम मैकफर्सन का जन्म 27 अक्टूबर 1736 को इनवर्सनशायर स्कॉटलैंड में हुआ था। वे अपनी आशियन के प्राचीन कविताओं के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है जिसे इन्होंने खोजा और प्रकाशित किया था। मुख्य कृतियाँ फ्रैगमेंट्स ऑफ एंशिएंट पोइट्री, फिंगल एंड एंशिएंट एपिक पोइम, टमोरा एंड एंशिएंट एपिक पोइम, ठीक है। तो एंशिएंट एपिक पोइम, एंशिएंट इनके वर्क में मिलेगा भाई, किसके वर्क में? जेम्स मैकफर्सन के।
तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं इससे। उसके बाद है मैरी टाई का जन्म 9 अक्टूबर 1772 को डबलिन आयरलैंड में हुआ था। वे एक कवित्री थी जो अपनी संवेदनशील और रोमांटिक कविताओं को ले जानी जाती है। साइक और द लीजेंड ऑफ लव द लेमेंट। मार्क एकिनसाइट का जन्म 9 नवंबर 1721 को न्यूकैसल अपॉन टाइन इंग्लैंड में हुआ था। वे एक चिकित्सक और कवि थे जो अपने शास्त्रीय शैली और चिकित्सा में रुचि के लिए प्रसिद्ध हैं। द प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन 1744 में, हिम टू द नाइट्स किसमें 1746 में, ओट्स 1745 में, 1760 ओट्स है 1745 टू 1767 के बीच में। जॉर्ज मेरेडिथ का जन्म 12 फरवरी 1828 को पोर्ट साउथ इंग्लैंड में हुआ था। वे एक उपन्यासकार और कवि थे जो अपनी गहरी और विवेकपूर्ण कविताओं के लिए जाने जाते हैं। मॉडर्न लव पोइम्स एंड लिरिक्स ऑफ द जॉय ऑफ द अर्थ और द लार्क असेंडिंग। जॉन बैमफील्डे का जन्म 27 अगस्त 1754 को देवन शहर इंग्लैंड में हुआ था। वे एक छोटे लेकिन उल्लेखनीय कवि थे। 16 सोनेट्स इनका वर्क है, ये याद करना आसान है भाई। जॉन फील्ड का 16 सोनेट्स आप याद कर सकते हो। थॉमस चैटरटन का जन्म 20 नवंबर 1752 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। वे एक युवा और प्रतिभाशाली कवि थे जिन्होंने प्राचीन शैली में कविताएं लिखी और जिनकी प्रारंभिक मृत्यु ने उन्हें एक दार्शनिक व्यक्तित्व बना दिया। पोएम्स सपोज टू हैव बीन रिटन एट ब्रिस्टल, द रोवली पोएम्स। और उसके बाद विलियम कॉलिंस का जन्म 25 दिसंबर 1721 को चिचेस्टर इंग्लैंड में हुआ था। वे अपने ओट्स और किताब यानी कि उन ओट्स के लिए और कविता के लिए जाने जाते हैं विलियम कॉलिंस। तो ओट्स मिलेगा जो भी वर्ड लिखते हैं उनके आगे। वर्ड्स ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एल्गोरिक सब्जेक्ट्स ओड टू इवनिंग। एन रेडक्लिफ जानी मानी है भाई, ये तो एन रेडक्लिफ माने हुए पोइट हैं। एन रेडक्लिफ का जन्म 9 जुलाई 1764 को इंग्लैंड में हुआ था। वे गोथिक उपन्यासों के लिए, गोथिक उपन्यास भाई कौन से होते हैं, जो हॉरर होते हैं, जिनके अंदर भूतों की कहानियाँ दी होती हैं, जिसके अंदर चुड़ैलों की कहानी दी होती है, उसको हॉरर गोथिक उपन्यास बोलते हैं। उनमें उन्होंने कविता लिखी द रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट, द मिस्ट्रीज ऑफ द एडोल्फो और ए सिसिलियन रोमांस। तीनों ही वर्क इनके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले सिसिलियन रोमांस आया, उसके बाद रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट, उसके बाद मिस्ट्री। ठीक है, पहले रोमांस के अंदर फॉरेस्ट, रोमांस के लिए फॉरेस्ट में गए और फॉरेस्ट के बाद फिर क्या हो गया, मिस्ट्री हो गया। ऐसे करके आप कोई ट्रिक बना के ये लर्न करने पड़ेंगे, ऐसे तो याद होंगे ही नहीं आपको। जेम्स बीटे का जन्म 25 अक्टूबर 1735 को किडनशायर स्कॉटलैंड में हुआ था। वे एक कवि और प्रोफेसर थे जो अपनी दार्शनिक और नैतिक कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे। द मिनिस्ट्रियल 1771 में, ऐसे ऑन द नेचर एंड इम्यूनिटी ऑफ ट्रूथ 1770 में। एडवर्ड यंग का जन्म 3 जुलाई 1683 को सोमरसेट इंग्लैंड में हुआ था। वे एक कवि और नाटककार थे जो अपने धार्मिक और दार्शनिक कविताओं के लिए जाने जाते हैं। नाइट थॉट्स द कंप्लेंट फोर्स ऑफ रिलीजन। उसके बाद है क्रिस्टोफर स्मार्ट का जन्म 11 अप्रैल 1722 को कैंट इंग्लैंड में हुआ था। वे अपनी गहरी धार्मिक और उन्नत कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे। उसके बाद हैं जुबिलेंट एग्नो और ए सॉन्ग टू डेविड, उनके जो वर्क थे। जॉर्ज हर्बर्ट, तो ये पुराने वक्त ऐसे ही आ गया भाई इसमें। उसके बाद है थॉमस बोर का जन्म 28 मई 1779 को डबलिन आयरलैंड में हुआ था। वे एक कवि, ये हमने कर लिया था। विलियम कूपर को देख सकते हैं। 26 नवंबर 1761 को हार्टफोर्डशायर इंग्लैंड में हुआ था। वे एक कवि और गायक थे जो अपने धार्मिक और नैतिक कविताओं के लिए जाने जाते हैं। ओनली हिम, द टास्क हिम। थॉमस हुड को किसके लिए जाना, हास्य और संवेदनशील कविताओं के लिए जाना जाता है। सॉन्ग्स ऑफ द शर्ट, द ब्रिज ऑफ द साई, विम्स एंड ओडिटीज। रिचर्ड सेवज का जन्म 1697 में हुआ था। वे एक कवि और नाटककार थे जिनकी जीवन कहानी उतार चढ़ाव भरी थी। पेस्टार्ड द वंडरर, वॉलंटियर लोरेट। ठीक है, तो ये इनके वर्क थे इसमें। उसके बाद है थॉमस लव पिकॉक का जन्म 18 अक्टूबर 1785 को वेम्बलडन इंग्लैंड में हुआ था। वे एक उपन्यासकार, कवि और व्यंग्यकार थे जो अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण जीवन के लिए जाने जाते हैं। द जीनियस ऑफ द थेम्स, रोडोडैम्प और नाइटमेयर अवे, ये सब उनके वर्क थे। एलन चुनिगम
सॉरी कनिंघम भाई, बोलने में मिस्टेक हो जाती है क्योंकि फ्रेंच वर्ड हैं और इसके लिए सॉरी कि ये जो वर्ड हैं जो उनको बोलने में मेरे से मिस्टेक हो जाती है। एलन कनिंघम का जन्म 7 दिसंबर 1784 को केकरकुड ब्राइटशायर स्कॉटलैंड में हुआ था। वे एक कवि और लेखक थे जो अपने लोकगीतों और गानों के लिए प्रसिद्ध हैं। द ट्रेडिशनल टेल्स ऑफ द इंग्लिश एंड स्कॉटिश पेसेंट्री 1822, सॉन्ग्स ऑफ स्कॉटलैंड 1825, द मेड ऑफ एल्वर 1832। थॉमस कैंपबेल करवा चुकी हूँ मैं, जॉन केट्स, ये सब दोबारा से आ गए हैं। ठीक है भाई, तो ये इनके वर्क थे। भाई आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब शेयर और लाइक मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है, जिससे मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होती हूँ। और आपका लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता है, शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से आपकी सिर्फ 1 सेकंड ही लगती होगी, बट इससे मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आती रहूँ, हाँ आप सजेशन दे सकते हैं कि मेरे को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आनी है और मेरे को क्या टॉपिक आपको पढ़ाना है। ठीक है, तभी मैं जान पाऊँगी कि क्या टॉपिक मेरे को अच्छे से पढ़ाना है आपको। तो उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करें। और आपको लगता है कि मेरे को अपनी स्टडी में कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।